अस्सलाम वालेकुम जी। बैरिया टाउन का कल फाइनली फ़ैसला आ गया है और सुप्रीम कोर्ट ने जो आखिरी जो अपने वर्डिक्ट्स देने थे, ताबूत में आखिरी कील ठोकने थे, वो ठोक दिए। दोनों तरफ की पार्टीज़ उस फ़ैसले को अपने हक़ में इस्तेमाल कर रही हैं। कुछ लोग शादियाने बजा रहे हैं कि ये बैरिया जो है वो इसमें फंस गया है, और कुछ लोग इसमें खुश हैं कि जी बैरिया टाउन इससे आज़ाद हो गया है। सो बैरिया टाउन का रोल जो है वो पाकिस्तान के अंदर कुछ इस किस्म का रोल है कि वो हर कोई खुश होता है उसको, मुखालिफिन भी उसका नाम लेके उनको भी उससे व्यूज़ मिलते हैं या उससे रेटिंग उनकी ऊपर जाती है, और जो उसके हक़ में है उनकी भी रेटिंग बहरिया टाउन से ऊपर जाती है। सो ये एक ख़ास किस्म का करम है मलक रियाज साहब के ऊपर, कि मलक रियाज हमेशा पाकिस्तान के एक ट्रेंडिंग हैशटैग रहे हैं। बहरिया टाउन भी का जो प्रोजेक्ट वो उन्होंने किया है पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर, वो एक ऐसी चीज़ है कि आप उसके हक़ में हों या मुखालिफ हों, लेकिन आपको बहरहाल बैरिया टाउन की चीज़ों को एक्नॉलेज करना पड़ता है। कल जो केस हुआ है इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ। वैसे तो कल से अब तक तमाम लोगों ने इस पर कमेंट्स किए, इसके ऊपर अपनी वीडियोस की हैं, इस पर बहुत बहस हुई है। कुछ 6 मासूमाना सवालात हैं जो मैं आपसे आखिर में आपके सामने रखूँगा, और अगर आप उसका मुझे जवाब दे सकें कमेंट्स में तो मेरे नॉलेज में बहुत इजाफ़ा होगा। मैं चाहूँगा कि कुछ सीखने को मिल जाए मुझे। जो जितना मैंने देखा है तो उसमें मुझे इन 6 सवालात के बारे में थोड़े से इबहम है, तो मैं दूर करना चाहूँगा। आखिर में वो 6 मासूमाना सवालात आपसे वीडियो के 2 सेकंड पार्ट में करूँगा। आप प्लीज़ जुड़े रहिएगा पूरी वीडियो के साथ। कल की जो हियरिंग हुई है ये बेसिकली इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी देख लीजिएगा कि बहरिया टाउन का जो केस था ये हमें मालूम है कि बहरिया टाउन कराची एक बहुत बड़े एरिए पे फैला हुआ प्रोजेक्ट, जिसके बारे में लैंड को लेके ना बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को पता था कितनी ज़मीन है, ना मिली डेवलपमेंट अथॉरिटी को पता था, ना सर्वे डिपार्टमेंट्स को पता था, ना इवन बहरिया टाउन को खुद पता था। कि जब फिर लास्ट टाइम हमने कोर्ट्स की हियरिंग देखी, क्योंकि अब लैंड ही इतनी है और वो इतना कुछ पड़ा हुआ है कि ना इस तरह की हमने कोई डिमार्केशंस की हुई है, ना इस तरह से लैंड रिफॉर्म्स हुई हुई हैं, ना इस तरह से हम कर सके उन तमाम चीज़ों को लेके। बहरहाल वो तमाम सिलसिला चलता रहा। कौम जो है वो एक हिजान की कैफियत में मुब्तला रही। 2018 में उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब ने उस पर फ़ैसला दिया, फिर इम्प्लीमेंटेशन बेंच बना, इम्प्लीमेंटेशन बेंच ने उसको इम्प्लीमेंट करवाया, और वो जो डिसीजन था वो हम सबके सामने आया। अब इस दौरान में आपको पता है कि जब इस तरह किसी बड़े केस की हियरिंग होती है तो कितने बड़े बड़े वकील हायर किए जाते हैं, मिलियंस रुपीस में उनकी फ़ीसिस पे होती हैं। फिर ब्यूरोक्रेट्स और तमाम इदारों को जब कोर्ट बार बार बुलाती है यहाँ से, तो उसमें कितना पैसा जो है वो खर्च होता है। जहाज़ों पे जब वहाँ जाते हैं इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर हाजिरियाँ लगती हैं, तमाम डिपार्टमेंट्स, SBCA गया, MDA गया वहाँ पे, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के लोग वहाँ पे मौजूद थे, डिप्टी कमिश्नर्स वहाँ पे गए सारे। ज़ाहिर बात है वो पैसा आपका और मेरा पैसा है, हम लोगों के टैक्सेस का पैसा है जिनसे ये सारे काम हो रहे होते हैं। वो सारा हमने कोई 6 महीने, साल, 1.5 साल का पूरा एक प्रोसेस गुजरा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 460 अरब रुपए की एक अमाउंट कही उनको, बहरिया टाउन को, कि आप ये अमाउंट पे करेंगे। उस पर दोनों पार्टीज़ ने एग्री किया, वो अमाउंट इम्प्लीमेंट हो गई। उस अमाउंट की कुछ किस्तें जानी शुरू हो गई, ये फ़ैसला आ गया। उस फैसले के आने के बाद 16,896 एकड़ की जो लैंड है वो एडमिट की गई कि ये लैंड बहरिया टाउन को दे दी जाएगी और ये इस पर काम करेगा। अभी जो नया सिनेरियो बना, कहानी में जो ट्विस्ट आया, वो ट्विस्ट ये आया था कि बहरिया टाउन ने वन फाइन मॉर्निंग उनको ये ख्याल आया कि जी वहाँ पे हमें जो लैंड दी जा रही है वो एक्चुअली नहीं है, उतनी लैंड हमें नहीं दी जा रही जितनी। अब पीछे कोई बैकेंड पे चीज़ें आई एम श्योर चल रही होंगी, कोई डॉक्यूमेंटेशन के या लेटर्स के एक्सचेंज हो रहे होंगे आपस में MDA के साथ, कि MDA ने उतनी ज़मीन बहरिया टाउन को जो कमिट की थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने, वो उतनी तादाद में ज़मीन को नहीं मिली, उतनी उतने उतने एकड़ जो हैं। उन्होंने कहा कि हमें 2 पॉइंट रखे उन्होंने सामने। पहला पॉइंट उनका ये था कि हमें कहा गया था कि 16,896 एकड़ ज़मीन देंगे, ज़मीन जबकि इससे काफ़ी कम है, 11 साढ़े 11,000 एकड़ की ज़मीन हमें मिल रही है, तो हमें मज़ीद ज़मीन दिलवाई जाए, नंबर 1। नंबर 2 उनका पॉइंट ये था कि बॉस हमें जो आप इसके रेट लगा रहे हैं लैंड के, वो रेट लगाइए जो आपने DHA को लगा के दिए हैं। सो DHA के रेट पे आप हमसे करें, और हमसे आप जो शुरू में हमने सुनने में आया था वो ये था कि 400 साढ़े 400 अरब रुपये आप हमसे ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, जबकि DHA को ये ज़मीन उससे काफ़ी सस्ती मिली है। उसकी मल्टीपल चीज़ें हैं। DHA में पता है कि एक वेलफेयर का इदारा है, उसका एक बिज़नेस केस तो उसके पीछे नहीं होता, अगरचे है लेकिन उस तरह से नहीं होता, वो एक वेलफेयर का इदारा है, और उनको लैंड और तमाम मामला जो हैं वो दूसरी तरह से उनसे ट्रीट होते हैं। अच्छा, DHA की जो बाइंग हुई थी वो गालिबन 2004-5 से स्टार्ट हुई होगी, तो आई एम श्योर उस ज़माने में रेट जो हैं वो लैंड के कुछ और होंगे।
अब वो रेट 10 साल बाद तो वो रेट नहीं हो सकते जिस रेट पे बहरिया टाउन की को ज़मीन मिलेगी, ये तो एक कॉमन सेंस की बात है। बहरहाल कल जो कुछ हुआ कोर्ट में, कोई 12-1 बजे के करीब कहते हैं हियरिंग शुरू हुई पाकिस्तान की। चंद एक तवील तरीन कोर्ट की हियरिंग्स में वो शामिल है, 5-6 घंटे उस पर डिस्कशन होती रही। बड़े मज़े मज़े की उसमें वीडियोज़ आई, कुछ लोगों ने अपनी आंखों देखे हाल वहाँ पे बयान किए कि किस किस्म के एक दूसरे के साथ रिमार्क्स हो रहे हैं, वन वन उस पर आर्गूमेंट्स तो नहीं है बट एक दूसरे को थोड़ा सा सुनाया। कुछ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी थोड़ी सी वकीलों के साथ सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की और वकीलों ने भी जवाब में उसी तरह का रिएक्ट किया। सो अब ज़ाहिर बात है उम्र के जिस हिस्से में दोनों लोग हैं, वकला हज़रात भी और जज हज़रात भी, तो ब्लड प्रेशर थोड़ा सा हाई होता है उसके अंदर दोनों एंड से। तो उन्होंने कहा कि जी ये कुछ पूरा मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ, उसमें आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि किस किस्म की ये चीज़ें चल रही थी। कुर्सी पे बैठने की उन्होंने कहा कि आप थक गए हैं तो बैठ जाएं, वकील साहब ने कहा जी मैं बैठूंगा नहीं और आप इसको चलाएं। वो आपको इंडिया की एक मूवी आई होगी, उसको देख के मुझे तो वो सीन याद आया कि आज ही फैसला होगा उस चीज़ का। तो खैर अच्छा जी, अब ये जो कल की हियरिंग थी उसमें कुछ जो इनकी आपस में गुफ्तगू हुई है बड़ी मज़े की है। वो आप सुनिएगा कि वो जो दरख्वास्त गुजार थे, एक उनकी दरख्वास्त जो है वो नाकाबिल समात करार दे दी गई, क्योंकि वो गालिबन उसके पीछे मशरक़ बैंक से जो डॉक्यूमेंट आया था उसकी बेस पे ये काम हुआ। तो उन्होंने कहा कि जी आप जो हैं वो हम इसको नहीं सुन सकते, आपने अगर नैब में जाना है तो वहाँ पे जाके एप्लीकेशन दीजिए उसके ऊपर। तो इस पे इतना अर्सा क्यों चीज़ चलती रही वो एक अलग बात है। उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत का ताल्लुक सिर्फ 460 अरब रुपये की अदायगी से है, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट जाने और अदालत जाने। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि दरख्वास्त गुजार ने मालूमात देनी है तो नैब को जाके दें। उसके बाद ये सब चीज़ें चलती रहीं कि जी जज जज होता है साहब नहीं होता, तो आप मुझे मेरे साथी छेड़ते हैं, ये कुछ कोई खैर। अब ज़ाहिर बात है कुछ छोटा, तो इतने माहौल के अंदर आप बैठे हैं तो कुछ तो खुशगवार बातें होंगी और कुछ थोड़ी सी नाखुशगवार बातें भी होंगी। तो दोनों चीज़ें उस पर चलती रहीं और रात तक ये सिलसिला चला। एक दूसरे को इन गुफ्तगू के और डायलॉग्स के दरमियान में ही टाइम भी गुजर रहा था। डॉक्यूमेंट्स वगैरह पेश जो कोर्ट के सामने आने थे वो देखते रहे। डिप्टी कमिश्नर से पूछा गया, उन्होंने कहा जी कुछ लैंड्स की अभी भी क्लैरिटी वहाँ पे नहीं थी। बहरहाल हुआ ये कि उनको ये कहा गया कि आप जो भी हैं एटलीस्ट उस चीज़ को एक तरफ लगा के बंद करके, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि जो डिसीजन हो चुका है लास्ट टाइम 2018 के अंदर और 460 अरब रुपए की जो अमाउंट आपने पे करनी है आप वो पे करेंगे। बहरहाल जी इन तमाम बातों के अंदर अच्छी चीज़ ये हुई कि बहरिया टाउन का केस एक तरह से वापस क्लोज़ हो गया। एटलीस्ट बहरिया टाउन में काम करने वाले लोग भी और स्पेशली वो लोग जिन्होंने बहरिया टाउन के साथ इन्वेस्टमेंट की हुई है, वहाँ पर रह रहे हैं, उनको कम से कम सुकून होगा कि अब शायद सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह फ़ैसला कर दिया है कि आप ये अमाउंट पे करेंगे, नंबर 1। नंबर 2 जो अमाउंट उनके पास आई हुई थी 60-65 अरब की कोई रकम थी, उसमें से कोई एक अमाउंट उन्होंने कोई 24-25 की जो बहरिया ने पहले दी हुई थी 24 अरब रुपये की रकम, वो उन्होंने दे दी थी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को, मतलब सिंध गवर्नमेंट को दे दी उन्होंने। ऑब्वियसली अब सिंध गवर्नमेंट आगे से उसको लैंड के अगेंस्ट वो पेमेंट उसको मिली है। बाकी जो उनको यूके से पेमेंट आई थी वो दे दी गई फेडरल गवर्नमेंट को कि आप ये अपने पास रखें। तो ये इसका पूरा एक वो सिलसिला था। अब मेरे 6 मासूमाना सवालात जो मैं चाहूँगा कि अगर जो कोई आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ इन 6 सवालात का मुझे जवाब दीजिए, कोई थोड़ा सा गाइड कर दीजिएगा ताकि मुझे आसानी हो जाए चीज़ों को समझने में। पहली बात ये कि एक दरख्वास्त गुजार उठते हैं और वो फ़ाइल कर देते हैं, उन दरख्वास्त गुजार का नाम ही चल रहा है, एक शहरी है या दरख्वास्त गुजार है, और वो कह रहा है कि यूके से पेमेंट आई है और ये ऐसे ऐसे हो गया उसके ऊपर। सो लगता नहीं है कि कोई पाकिस्तान में कोई FIA, कोई बाहर के इदारे और ये तमाम लोग नैब शैब, इसकी हमें क्या ज़रूरत है। अगर एक आम शहरी ने उठ के इस किस्म की एप्लीकेशन लगानी है और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इतना उसको टेकअप करना है और फिर उसके बाद उस केस को चलना है और फिर फाइनली आके इतने अरसे के बाद उस पर अगर ये डिसीजन आना है कि जी हम ये नाकाबिल समात है और आप इसको नैब में ले जाइए। सो मेरा मासूमाना सवाल ये है पहला कि हमारे इदारे कहाँ हैं जो इन सब चीज़ों को देखना चाहिए, जिनको कि अगर ऐसी कोई पेमेंट आई है तो वो कहाँ होती है, क्या होती है, और ये जो दरख्वास्त गुजार होते हैं इनके नाम क्या हैं, ताकि मुझे भी कुछ सीखने को मिले, हम भी इनके नक्शे कदम पे चलें और ऐसी चीज़ों पर नज़र रखें और उस पर एक्शन लें। दूसरा मेरा मासूमाना सवाल ये है, ये 24 अरब रुपया है, ये अगर इसके बाद पेमेंट नहीं हुई तो हमारे इदारे कहाँ हैं। अगर वो पेमेंट नहीं हो रही थी गुज़िश्ता 2-3 साल से तो उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया गया। और दूसरी चीज़ ये कि अगर वो पेमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास आ गई थी तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कल ये डिसाइड कर रही है 2023 में बैठ के, जबकि बहरिया ख़ुद वहाँ पे एक एप्लीकेशन लेकर गया है कि मेरे पास ये ज़मीन मुझे कम मिली है और मेरी कॉस्ट आप मुझसे ज़्यादा ले रहे हैं ज़मीन की, मुझे DHA के इक्वल मुझे ट्रीट किया जाए उसके ऊपर।
तब ये चीज़ निकल के सामने आई और कोर्ट ने ये कहा कि हमारे पास ये पैसे रखने जो हैं ये गैर आइनी हैं और ये हम सिंध गवर्नमेंट को भेज देते हैं पैसे। तो क्या ये पैसे जिस तरह पहले ही मैं कहता रहा हूँ कि ये पैसे ज़मीन के पैसे जब तक बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू के पास नहीं पहुँचेंगे, जो आपकी मदर इंस्टीट्यूशन है वो तो बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू है जो ज़मीन का मालिक है पाकिस्तान का। तो अगर आपने हुकूमत पाकिस्तान का वो इदारा जो ज़मीन को देखता है उसके अकाउंट में आप पैसे नहीं दे रहे और वो पैसे पड़े हुए हैं 3-4 साल से सुप्रीम कोर्ट के पास, तो वो क्यों पड़े हुए हैं? और कल हमें ये इंकशाफ हुआ कि जज ने खुद कहा कि एडमिट किया कि ये गैर आइनी है और इनको ट्रांसफ़र कर दिया जाए। ये पैसे पहले भी तो होने चाहिए थे, तो इतना अर्सा ये क्यों पड़े रहे और क्या इस्तेमाल इनका हुआ? तीसरा मेरा मासूमाना सवाल ये है कि यूके गवर्नमेंट से जो 190 मिलियन पाउंड्स की एक रकम ट्रांसफ़र होती है, वो रकम आ जाती है अकाउंट के अंदर और ये भी कोई 2-3 साल पुरानी बात है। क्या इतना आसान है कि अरबों रुपए की रकम आ जाए आपके अकाउंट के अंदर और वो आपके अकाउंट में पड़ी रहे, उसके बारे में कोई पूछ-गिछ ना हो, उसके ऊपर कोई सो मोटो नोटिस ना लिया जाए और जब उसके ऊपर एक केस चले और देन वो निकल के सामने आए कि ये अमाउंट्स, क्या इन पैसों से हम कहीं और किसी गरीबों के मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते? क्या मुल्क के अंदर कोई वेलफेयर का काम नहीं हो सकता? क्या कोई हॉस्पिटल्स नहीं बन सकते? क्या कोई पार्क्स नहीं बन सकते? क्या कोई हमारी ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम अच्छा नहीं हो सकता? सड़कें नहीं बन सकती? एक पैसा जो आया हुआ है अरबों रुपए, 40-30-40 अरब रुपए की जो भी रकम है, 35-40 अरब की, वो पड़ी हुई है अकाउंट के अंदर, वो कहाँ से आई है? सस्पिशियस है, हमें वो नहीं मालूम। और देन 2 दिन पहले मशरक बैंक आपको बताता है कि यार ये पैसे क्राइम जो उनकी एजेंसी है वहाँ से नहीं, बल्कि खुद ही जो अकाउंट होल्डर है उसने कहा, उनका भी लेटर सामने आ गया। तो खैर बात यह है कि अगर बहरिया टाउन वहाँ पे ना जाता इस चीज़ को लेकर, तो इसका मतलब है कि ये यूके वाली पेमेंट और ये वाली पेमेंट जो है, क्या ये ऐसे ही पड़ी रहती अकाउंट्स के अंदर, इनका कोई फाइनल ट्रीटमेंट नहीं होनी थी? चौथा मेरा मासूमाना सवाल ये है कि इसी फैसले के जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किया हुआ है 2018 के अंदर, उसके पेज नंबर 52 पे डिसीजन में आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, उसमें ये लिखा हुआ है कि हमें ये पता चला है 18 क्लॉज में जो जब ने जज ने डिसीजन लिखा है उसमें लिखा है वी हैव बीन टोल्ड दैट गवर्नमेंट लैंड हैज़ आल्सो बीन अलॉटेड टू डीएचए एंड मैनी अदर सोसाइटीज़ ऑन चीपर रेट्स एज कम्पेयर टू द रेट्स इन दिस केस, जो केस सुना जा रहा था। इफ़ सो वी वुड रिक्वेस्ट द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान टू टेक सो मोटो एक्शन इन दिस बिहाफ सो दैट लाइक वी ट्रीटेड लाइक। ये जो 18 क्लॉज है, जो एक्चुअली फ़ैसला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, इसके अंदर मेरा मासूमाना सवाल ये है कि ये जो चीज़ इसमें मौजूद है, क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर कुछ सो मोटो एक्शन लेंगे ताकि आवाम जो है वो बाकी भी तमाम जो सोसाइटीज़ काम कर रही हैं, उसमें प्राइवेट बिल्डर्स हों या डीएचए हो, कोई भी हो, तो क्या उनके साथ भी इस यही चीज़ें, जबकि ये मैं अपने पास से अल्फाज नहीं दोहरा रहा, ये यहाँ मेंशन है पेज नंबर 52 आप जाइए, ये कोई 98 पेजेस का डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 2018 वाला, उसमें ये लिखा हुआ है, मैं कई दफ़ा अपनी वीडियोस में इसको रिकॉर्ड कर चुका हूँ इस चीज़ को। ये क्यों कोई लॉयर नहीं उठाता या कोई जज इस पर सुमोटो एक्शन नहीं लेता, जबकि उसी बेंच ने ही लिख के दिया हुआ है कि हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कहते हैं कि उसके ऊपर सुमोटो एक्शन लें ताकि आवाम की ज़िंदगी आसान हो। जब एक इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन हुई थी और उस पर इतनी बड़े बड़े इंकशाफात हुए थे, तो इसी फैसले की बेस के ऊपर क्या बाकी भी सोसाइटीज़ ठीक हो सकती हैं? जी बिल्कुल हो सकती हैं। क्यों नहीं हो रही, ये मेरा भी मासूमाना सवाल है। पांचवा मेरा मासूमाना सवाल ये है कि अब ये पैसे जो 24 अरब रुपये सिंध गवर्नमेंट को दिए गए हैं, इसका मतलब है कि बहरिया टाउन ने कुछ एकड़, कुछ लैंड ऐसी, कुछ प्रीसेंट्स की ज़मीनें अगर ये ज़मीन की कॉस्ट मिल गई है तो क्या ये बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू को मिलेगी? पहली चीज़, अगर बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू को मिलेगी तो क्या बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू इसकी बेस के ऊपर बहरिया को लीज़ देगा और बहरिया आगे सब लीज़ देगा? क्या कोर्ट इस चीज़ को इंश्योर करेगी? छठा और आखिरी मासूमाना सवाल मेरा ये है कि यही 2018 का फ़ैसला, इसके अगर आप पेज 36 से आप स्टार्ट करें, 36 से पहले ये बड़ा मज़े का डॉक्यूमेंट है। मैं समझता हूँ कि जो लोग भी रियल स्टेट में के उसके बहरिया के हक़ में हों या मुखालिफ हों, आपका अगर इंटरेस्ट हो रियल स्टेट के अंदर चीज़ों को समझने का, तो प्लीज़ आप इस डॉक्यूमेंट पे जाएँ, इसको ज़रूर पढ़ें। तमाम पेजेस को आपको यहाँ बड़े अच्छे इंकशाफात होंगे और बड़ी मज़े की चीज़ें मिलेंगी पढ़ने को। ये 36 पेज है, इसके ऊपर बेसिकली ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ एक इनिशिएटिव वहाँ से लिया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध को उस पर ऑर्डर होता है और इसमें आबाद के जो चेयरमैन थे वो शामिल थे, जिसकी बेस पे लैंड की प्रॉपर जो प्राइसेस की एवैल्यूएशन है वो वापस से होती है, असेसमेंट होती है और उसकी जो कीमतें हैं वो प्रपोज की जाती हैं। ओपन लैंड्स की बात कर रहा हूँ, जो दे होते हैं उनके जो तमाम प्राइसेस होती हैं उन पे बात होती है। अब ये जो डॉक्यूमेंट है बड़े मज़े का, ये 2011 का है।
ये वहाँ पे जमा हुआ है। इसमें लैंड की बेसिकली 3 से 4 कैटेगरीज़ इसमें डिफ़ाइन करते हैं कि A1 कैटेगरी वो है जो बिल्कुल 200 मीटर्स के अंदर है मेन रोड के साथ ही। फिर 200 मीटर से पीछे जो लैंड होगी अगला 1 किलोमीटर वो ए कैटेगरी है। फिर ए के बाद जो अगला किलोमीटर है वो बी कैटेगरी है। और फिर जो उससे पीछे होगा वो सी कैटेगरी की लैंड होगी। इसके अंदर आप गडाप टाउन वगैरह के इसमें जो लैंड की आप रेट देखिए कि 2006 के अंदर बन मुराद के ये बेसिकली वो एरिया है जो ये आपको यहाँ बहरिया से पहले के एरियाज़ हैं सब। टूल प्लाजा से मैं इधर की बात कर रहा हूँ। गडाप टाउन में के जो के अंदर जितने दे आ रहे हैं उसमें जो बन मुराद दे है उसके अंदर जो लैंड अलॉट हुई थी A1 कैटेगरी की स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे उसकी प्राइस है 36 लाख रुपीज़, ठीक है, 36 लाख रुपये। जबकि यही रेट रिवाइज़ कर दिए गए आबाद के साथ 2011 के अंदर उसका रेट हो गया 25 लाख रुपए का A1 कैटेगरी का, जो बिल्कुल रोड के साथ 200 मीटर के ऊपर है। आप इसी चीज़ को उठा लीजिए। मेरा मासूमाना सवाल आखिरी ये है, अगर मुझे कोई वकील साहब इसका जवाब दे सकें कि ये जो पूरी डिटेल इसमें लिखी हुई है इसके ऊपर, ये इसमें तो कहीं भी 2-2.25 करोड़ पे एकड़ के रेट नहीं लिखे हुए। तो वो असेसमेंट हमने यहाँ से 40-50 किलोमीटर आगे जाके बहरिया टाउन पे मलक प्रयास पे किस तरह इम्प्लीमेंट की है, उसकी जस्टिफिकेशन क्या है लीगली, आई डोंट नो। अगर आप उसको एज अ पेनल्टी ले लेते हैं तो एक अलग बात है, बट वो कॉस्ट ऑफ लैंड जो है वो तो कहीं भी नहीं है, ये वाली आज भी शायद नहीं है वो लैंड आपके पास, क्योंकि 25 लाख 30 लाख रुपए A1 कैटेगरी का, 40 लाख रुपए का रेट होगा मैक्सिमम साइट के ऊपर। जो रोड पे 200 मीटर के ऊपर की रोड है, जो लैंड है A1 में, फिर उसके बाद जो पीछे की लैंड होगी ए कैटेगरी बी कैटेगरी की लैंड्स, उनमें से किसी के रेट भी ये नहीं होंगे। ये सब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2036 के डिसीजन का पार्ट है। डॉक्यूमेंट के अंदर पूरी रिसर्च के साथ उन्होंने इस पर बैठे थे, बहुत टाइम लगा इन सब चीज़ों को लेके। ये एक इसका जवाब नहीं मुझे कभी मिल सका कि वो जो अमाउंट इम्प्लीमेंट हुई है वो कहाँ से आई है और किस बेसिस पे आई है। बट ये है जी, ऐसे ही है। बहरिया चूँकि ऐसा मौजू है कि हर बंदा इस पे एंजॉय करता है, और जो इन्वेस्टर्स हैं वो सोचते रहते हैं किस परसेंट के रेट ऊपर जाएंगे किसके नीचे जाएंगे। एक टाइम पे यही जो शोहरत थी वो DHA के पास होती थी, आज वो बहरिया टाउन को मिली हुई है। गुज़िश्ता 15-20 साल से बहरिया जो है वो छाया हुआ है हर जगह पे। सो ऐसे ही चलता रहेगा पाकिस्तान। हमें और बहुत से सवालों के जवाब आज तक नहीं मिल सके 47 से लेके 2023 तक। तो ये जो 6 सवालात हैं ये भी शायद ना इनके जवाब मिल सकें। बहरहाल काम करें, पाकिस्तान में इससे अच्छा काम नहीं है, रियल एस्टेट से अच्छा कोई भी इन्वेस्टमेंट भी आप यहाँ पे अच्छी कर सकते हैं। बाकी जगहों पे तो फिर स्टॉक ऊपर गई स्टॉक नीचे गई, उसमें कब बबल बनता है, कब उसके अंदर कंट्रोलिंग फैक्टर्स आ जाते हैं। बट रियल एस्टेट ज़मीन एक ऐसी चीज़ है कि ना उसको आज तक बैंक कंट्रोल कर पा रहा है, क्योंकि वो लोग जाते नहीं बैंक के पास पैसे लेने के लिए, और बैंक अपने इंटरेस्ट रेट इतने ऊपर लेके बैठा हुआ है कि आपको फ़ायदा ही नहीं वहाँ काम करने का। और लैंड में आपको लोग जाते हैं पैसे सेव करते हैं और ज़मीन में जाके करते हैं। हाँ यस, अगर अथॉरिटीज़ थोड़ा सा एक्शन अच्छा कर लें, अपना अमाल अपने अच्छे कर लें और लोगों को थोड़ा सा फैसिलिटेट कर दें, और उनकी जो NOCs हैं, जो लीगल चीज़ें हैं वो सब देख लें, तो ना नस्ला टावर जैसे वाक़यात हों, ना ये बहरिया टाउन जैसे केसेस हमें कोर्ट में देखें।